Meet teaching time Google Meet बस हम मलबे का मालिक पढ़ रहे थे मोहन राकेश की कहानी और हमने उसका कुछ भाग पढ़ लिया था। उसके आगे से हम One or more कंटिन्यू people want to join करेंगे। this call. Button admit. Divya Cat. तो आप लोगों ने वो मलबे का मालिक कहानी निकाली नहीं हो तो निकाल लो। तो गर्ल्स हम पढ़ें? आप सब रेडी हो? Yes, ma'am. पढ़ते हैं वहीं से जहाँ तक पढ़ा था। जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। या रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमेगोइयां शुरू हो गईं। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिराग दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ दो जली हुई अलमारियां थीं, जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है, और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओ चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। CET Rituja second year 3D GBN has left. ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह ना पाकर दो एक बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उनमें CDT Rituja second year 3D GBN. कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले Speech की mode सारी off. घटना आज अपने आप खुल जाएगी।
लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी की सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया। देखो, यहाँ पर आपने ये जाना कि किस तरह से गनी ने देखा कि उसका घर मलबे में बदला हुआ है। उसे ये तो मालूम था कि उसका बेटा, बहू, उसकी पोतियां दोनों सब मार दिए गए हैं, और इसे सुन करके वो काफी समय तक दुखी रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो इस दुख से तो थोड़ा थोड़ा उबर आया, संभल गया था। तभी ना हौसला किया कि चलो जाता हूँ, अब मेरा परिवार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वो घर तो देख लूं कि कैसा है, जिसे बड़ी मेहनत से बिल्कुल नया बनवाया था और छोड़ आया था। उसे नहीं मालूम था कि वो घर जल गया है, और ना सिर्फ जला ही होगा बल्कि उसका सामान जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा वो सब निकाला जा चुका होगा। घर में जो मटेरियल लगा होता है, लोहा लकड़ी आदि, वो सब भी निकाल लिया गया होगा और वो एक मलबे में परिवर्तित हो गया होगा। ऐसा कुछ उसे नहीं मालूम था, और वो बड़े उससे अपने घर को देखने आया था। तो ये एक अचानक लगने वाला सदमा था जिसने उसको बहुत तोड़ा। उसे अचानक ही लगने लगा कि जैसे वो बीमार हो गया है, बुखार आ गया है। फिर भी वो उस मलबे के पास जाता है और उसी मलबे में एक तरह से बैठता है, महसूस करता है कि ये घर है जो कुछ भी नहीं बचा, लगभग कुछ अधजला सा चौखट, अलमारी ऐसी बची हुई है, कीड़े रेंग रहे हैं, केंचुए रेंग रहे हैं। अब लेखक जो है ना, वो दृश्य खुद ही चित्रित कर रहा है, जिस तरह से उसके परिवार को मौत के घाट उतारा गया था। क्योंकि रखे पहलवान एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसके लिए सही गलत कुछ नहीं, उसके लिए सिर्फ बाहुबल है, जिसमें वो कभी भी जिसको चाहे मौत के घाट उतार सकता है बड़ी बेदर्दी से। और उन दिनों जो ये धार्मिक उन्माद फैला देश के बंटवारे के नाम पर, उसमें बहुत सारे लोग कैसे बिल्कुल इंसानियत भूल गए थे, उसका चित्रण वो स्वयं ही कर रहा है। क्योंकि किसी पात्र में रखे पहलवान जैसे लोगों के साय में बताने का साहस नहीं हो सकता। मनोरी है, मनोरी को सब मालूम है, लेकिन मनोरी में कहाँ इतनी हिम्मत है कि वो मुंह खोले और अपने जान से खुद भी हाथ धोए और अपने पूरे परिवार को भी उस संकट में डाल दे। तो मनोरी चुप है न, और खुद ही लेखक उसका चित्रण कर रहा है अतीत में जाकर के, जहां पर और कोई पात्र नहीं ऐसा उपस्थित किया जा सका जो इस घटना को गनी गनी को खुद बताता। ठीक है, तो ये एक तरह से वो समय है जब गनी सोच रहा है कि क्या हुआ मेरे परिवार का होगा, जब और ये घर का क्या हुआ होगा जो इस शक्ल में मुझे मिला है, और उसमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं। एक धक्का सा लगा है और वो निष्प्राण सा होकर वहां बैठा है, कीड़े ईड़े जो रेंग रहे हैं वो सब देख रहा है। ऐसे में ये एक गैप के रूप में जो लेखक हैं मोहन राकेश, वो उस समय की बात खुद ही लिख रहे हैं। कहा कि वह 1 मिनट आकर बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगीं।
चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखते हुए नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाह पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भेड़ के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थीं। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उस रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो ना जाने किसने उस घर में आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहां ना वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना ही खुमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खाद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दिन, बोल, तू कहां चला गया? ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया ओए? और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। पाकिस्तान देने का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो ना गर्ल्स, Yes, ma'am. कि उसे Yes, मौत के ma'am. घाट उतार देना है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो उसका ये आओ तुम्हें पाकिस्तान देता हूँ, ये ले पाकिस्तान, जो उसने कहा, और उसे इसका मतलब बहुत जल्दी ही उसके हाथ में जो छुरा था उसे उसकी गर्दन में उतार दिया होगा। और ये सब कुछ उसने किस लिए किया? इसलिए नहीं कि उसे बड़ा दुख था कि जो 2 भागों में भारत और पाकिस्तान क्यों बना, मुसलमानों ने पाकिस्तान क्यों मांगा, वो पाकिस्तान क्यों चले गए। सिर्फ इतना ही कारण नहीं था, कारण ये दिखावटी था। असली कारण था उसके घर पर कब्जा करना। लेकिन जब उन चारों को मौत के घाट उतार दिया रखे पहलवान ने, और उसका इतना दबदबा था कि कोई उसके बीच में बोल नहीं सकता था, क्योंकि आप जानते हैं जब अपने जान को हथेली में ले करके कोई गुंडागर्दी पे उतर आए तो आसान नहीं होता फिर उसके बीच में किसी का बोलना, क्योंकि हर कोई सोचता है कि अगर वो बोलेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, है ना। अपने परिवार को और खुद को जोखिम में डालना। अब कोई कह सकता है कि लोग स्वार्थी होते हैं और अपने जान के, धन के
भय से, अपने परिवार के भय से बीच में नहीं बोलते हैं, तो कहने वालों के लिए कहना आसान है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसी समाज के लोग ही तो होते हैं जो कोई ना कोई उसे आगे बढ़ा रहा होता है, उसका साथ दे रहा होता है, वह अकेला नहीं बढ़ रहा होता है। तो अगर कोई एक दो बंदा बोलेगा बीच में, तो कौन चाहेगा कि अच्छी भली जो गृहस्थी चल रही है उसे एकदम कोई खत्म कर ले, कोई एकदम अपनी जान पर ला बनाए। कोई जब चाह सकता है जब उसे ये लगे कि उसको खतरा तो होगा, लेकिन उसको भी खतरा हो जाएगा, उसे भी वो कोई ना कोई सबक सिखा पाएगा। लेकिन जब सिर्फ अपने ही मरने भर की बात हो तो कोई इतना आसानी से नहीं कर पाता। एक बात। दूसरा, इंसान का कानून पर विश्वास तो हो कि कानून कुछ करेगा। जब कानून ही मूक दर्शक बना रहे और कानून के सामने, सरकारों के सामने ये सब घटनाएं हो रही हों, तो एक दो लोगों की, जो दो चार लोगों की जो इस चीज को गलत समझते हैं, उनकी क्या हिम्मत होगी जब कानून ही मूक हो जाए। तो कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो डर के मारे उस दिन उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली। कुछ ऐसे ही लोग जैसे मनोरी जैसे लोग जो आज भी सच बोल पाने की हिम्मत नहीं करते, जिन्हें मालूम होगा कि सिर्फ घर पर कब्जा करने के लिए इतनी बड़ी घटना को एक अंजाम दिया है, तो उनके वश में कुछ नहीं था, पर उन्होंने चुपचाप घर में आग लगा दी कि कम से कम इसे घर तो न मिले जिसके लिए इसने इतनी ऐसा पाप किया है, तो कम से कम इसे घर न मिले। और बौखलाया हुआ रखे पहलवान उस मलबे पर ही अपना अधिकार जताता रहा कि कोई उधर गाय भैंस तक ना बांधने पाए। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो धार्मिक उन्माद होता है, जो पहले भारत पाकिस्तान के नाम पर था, अब मंदिरों के नाम पर है कि नहीं, तब हम मंदिर बनाएंगे, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और मंदिर बनाने के लिए हमारे टाइम पर न्याय हुआ, हम इसके लिए कानून लाएंगे। तो मंदिर, कभी मस्जिद, ऐसी चीजों के इश्यू यहाँ पर ये समाज बनाता रहता है, जिससे उनके जीवन का जो विकास है वो नहीं होता। यहाँ पर वो इश्यू नहीं बनते कि किसने कितने स्कूल बनवाए, किसने कितने अस्पताल बनवाए और तुम बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे, किसने कितनी सड़कें और पुल बनवाए तो बनवाने हैं कि नहीं, और जो बनवाए गए हैं वो घटिया क्वालिटी के हैं कि नहीं है, वो जो घटिया बन चुके हैं उन पर कैसी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, इस पर लोग बात नहीं करते। तो इस तरह की राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, सब तरह के में ये चीजें फैलती रहती हैं। ये दुष्परिणाम फैलते रहते हैं कि लोग आपस में लड़ें और लड़वाए जाएं, कोई सहमा हुआ डरा हुआ बना रहे, बीच में बोले ही नहीं, और लोग अपनी मनमर्जी करते रहें, किसी का फायदा होता रहे और कोई गर्त में जाता रहे, चाहे बल्कि इस दुनिया से ही चला जाए। तो तुम देखोगी कि इस कहानी में ये तो दिखाया गया कि रखे पहलवान को वो घर मिल नहीं पाया। आखिर कोई था जिसने घर जला दिया और वो उस पर नजर बनाए हुए था, पता चल जाए कि किसने ये घर जलाया है तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर पता नहीं चल सका। लेकिन ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पर हमने कई बार अपने गांव में ये चीज देखी है कि लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, वो दर दर की ठोकरें खाते रहे गांव छोड़ करके, और जिन्होंने ये मजबूर किया उन्हें घर छोड़ने के लिए, वो उस घर पर ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसको और अच्छे से बनवा के अपना ही घर बना लिया, और दुनिया कहती है आज ये उनका घर है, और जबकि वो उसका नहीं है। लेकिन उस घर का नक्शा तक मिटा के अपने घर के रूप में जैसा उन्हें पसंद था बना लिया, कितनी बड़ी बड़ी जगहें घेर ली। उनका क्या हुआ ये नहीं कहा जा सकता। हारी बीमारी और ये सब तो होता ही रहता है, सबको होता है। जो अपने आप को ईमानदार समझता है क्या उसको नहीं होता? तो उसी में लोग संतुष्ट कर लेते हैं कि कर्मों का फल मिल रहा है, वरना
फलते फूलते जा रहे हैं, खूब पैसा है, सब कुछ है। किसी किसी को मार दिया तो उसमें क्या है, थोड़े दिन कोर्ट कचहरी कर ली, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। तो ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। कहानियों में दिखा दिया जाता है कि जो जैसा करता है तो पछताता है, उसको फल मिलता है, उसका अंजाम बुरा होता है, ताकि लोगों को ये मैसेज मिलता रहे कि उनका अंजाम बुरा होगा। लेकिन जो इस कार्य में प्रवृत्त रहते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी कहानियों से कहाँ प्रेरणा लेते हैं। वो तो स्कूल जाते भी है ना, तो पाठ को इतना गंभीरता से लेते ही नहीं है, क्योंकि उनके घर का, परिवार का लगभग वातावरण ही ऐसा होता है कि अपने लड़कों को कहीं किसी को गुंडा बनाना है, किसी को बदमाश बनाना है, किसी को लठैत बनाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि अपने बच्चों को खुद ही ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर जो रखे पहलवान, वैसे तो दो पहलवान है जो आपस में बात करते हुए अभी तुम्हें दिखेंगे, रखे पहलवान और लच्छे पहलवान, दोनों मित्र हैं। लच्छे पहलवान को कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन आखिर दोस्त तो उसी का है, जहां जरूरत पड़ेगी तो साथ देगा। अब पहलवानी सीखी जाती है ये दिखाने के लिए कि कौन कितना ताकतवर अपने शरीर को बना सकता है, पर ताकत का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये तुम इस कहानी में देख रहे हो कि जो ये पहलवानी की जो शिक्षा दी जाती है, वो ताकत प्रदर्शन के साथ साथ लोगों को डराने, धमकाने, मारने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। यही है वैसी ताकतें जो तुम धार्मिक सीरियलों में देखते हो कि वरदान मांगा और फिर वो करने लगा अत्याचार। पहले तो तपस्या की, फिर वरदान मांगा। अब जब हम इतने समझदार नहीं हुए थे तो सोचते थे कि ये ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, ऐसे वरदान दे ही क्यों देते हैं। पता नहीं है कि बाद में ये ऐसा करेगा, इनको तो पता होता होगा भगवान ने क्यों देते हैं ऐसे वरदान। पर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अपना कर्म ही भगवान होता है। तो यहाँ पर पहले कर्म करके अपनी शक्ति जुटाई और फिर उसको दुर्व्यवस्था फैलाने में खर्च कर दी। अब क्या करेगा भगवान, जब यहाँ पर इस तरह के कोई कानून और नियम ही नहीं है कि जिसने भी अपनी ताकत का गलत जगह इस्तेमाल किया उसे तुरंत वहीं पर उसी समय रोक दिया जाएगा। जहां पर वो इस तरह के कोई षड्यंत्र भी बना रहा है, ऐसा कुछ सोच भी रहा है। पहले तो ये लोग फलते फूलते रहते हैं, जब बड़े बड़े आकाओं को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तब उन पर कार्यवाही होती है। गरीबों पर तो कार्यवाही करते नहीं है। जबरदस्ती कानून तक पहुंच भी जाए तो हाँ ठीक है, जांच हो रही है, छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है। और अपराधी से पूछताछ उतनी नहीं करते जितनी पीड़ित से पूछताछ करते हैं। वही हताश निराश हो जाए, उनको देख आगे से नहीं होगा, चलिए अब वापस ले ले मामला। तो आज तक भी कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे बाहुबली खत्म हो गए हैं, ऐसे बड़े बड़े गुंडे बदमाश खत्म हो गए हैं, खास तौर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में। अभी शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है 1 या 1.5 साल ही हुआ होगा, 2 साल भी शायद नहीं हुआ होगा, जो तुमने विकास दुबे के मारे जाने की घटना सुनी। पर विकास दुबे कब मारा गया, जब शायद उसने सरकारी महकमों की ही नाक में दम कर दिया, पुलिस के आकाओं के ही नाक में दम कर दिया, तब वो मारा गया। और मारा भी कब गया, जब वो एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने से पहले नहीं मारा गया। अब गिरफ्तार करने के बाद मारने का क्या मतलब है। अब तो तुम उसके खिलाफ कोर्ट में देकर कार्यवाही करना। उनको नहीं नहीं, वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो भर भर की गाड़ियां पुलिस ऑफिसर्स गए थे, ये क्या कर रहे थे, ये क्या श्रृंगार कर रहे थे, अपना मेकअप कर रहे थे, ब्यूटी पार्लर गए हुए थे जो वो भाग रहा था। अरे भैया, हथकड़ियां बेड़ियां डाले हो तुम, इतने बड़े बड़े मुस्तंडे हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और तुम्हारे पास गोली भी है। अगर भाग भी रहा हो तो पैर में गोली मारकर उसे रोक सकते हो। क्यों मार दिया, इसलिए
कि जब कार्यवाही होगी कोर्ट में उसके बयान होंगे तो वो उन बातों को भी उगल देगा जो उससे ही स्वार्थ सधवाए गए हैं। ना जाने किसके घर फुकवाए गए होंगे, ना कितनों के परिवार मरवाए गए होंगे पहले, और उसके लिए उसको वाहवाही मिली होगी। कैसे खुलेआम वो गुंडा बनता चला गया, कैसे वो ताकतवर बनता चला गया, और बाद में फिर जब उन विशिष्ट लोगों के ऊपर कार्यवाही होने लगी। बात यह है कि जो लोग बिल्ली को किसी को सिखाते हैं कि तुम बिल्ली की तरह म्याऊं करो, जब वो बिल्ली उन्हीं के लिए म्याऊं करने लगती है तब उन्हें ध्यान आता है कि अब इसको बिल्ली नहीं बने रहना देना है और इंसान भी नहीं बने रहने देना, अब तो इसे खत्म ही किया जाए। तो ये जो तुम देख रहे हो उस समय का हाल, ये एक वानगी मात्र है। इस पर तो ना जाने कितने उपन्यास तक लिखे गए हैं और लिखे जा सकते हैं। तो तुम देख सकते हो कि किस तरह से रखे पहलवान ने अपने बाहुबल का उपयोग किया है। अब ये कहानी में जो पछताते हुए तुम्हें ये नायक दिखाई देगा, ये कहानियों में ही ज्यादातर दिखते हैं ऐसे नायक, वरना ये मर जाते हैं लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ज्यादातर हमने यही नायक देखे हैं क्योंकि हम तो बाहुबली प्रदेश के हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश महान, और वैसे वो पूरे देश का एक तरह से मेरुदंड है। पर यहाँ पर जिस जिस तरह की बात होती है, एक परिवार में अगर शादी भी हो रही हो ना, तो शादी में ही हाथापाई जब तक परिवार में ना हो ले, एक दो झापड़ कोई किसी को ना मार ले, जब तक शांति ही नहीं होती, जब तक कुछ ना कुछ लड़ाइयां हो ना ले। तो ये घर घर का काम है। तो पूरे देश लेवल पर तो क्या नहीं होता, या प्रदेश लेवल पर। खैर, तो हम हाँ, गुमछा क्या होता है? वो गुमछा गमछा इसी को बोलते हैं ना, जो मेरे ख्याल से वो गाय भैंस और गुमछा नहीं बांधने देगा, आपने भी पढ़ा था। खोमचा नहीं लगाने देता था। अच्छा। खोमचे तो समझते हो ना, मैम। जैसे वो रेडी में ये सब कुछ चाट पकौड़े वगैरह बेचने के लिए लगा लेते हैं ना, कहीं कहीं पर खड़े हो तो उसका बिक जाता है, तो वो भी नहीं लगाने देता था। कोई किसी के घास पे गाय या भैंस भी नहीं बांधने देता था, ताकि कोई ये ना कह दे कि अब कोई और ना कब्जा करने पाए। एक तो इसलिए, और दूसरा इसलिए कि वो दिखाता था कि ये मेरा है, जब मैंने मारा है इनको तो मेरा हुआ ना घर। यस मैम। हाँ, ये तो और कुछ अभी तक की कहानी में, नहीं तो फिर आगे प्ले करूंगी। नो मैम। दोबारा से चालू कर। तो मैम ये एंड तक पता ही नहीं चलता है कि किसने घर जलाया? चलता नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो कि कोई मनोरी जैसा ही कोई होगा जो बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि लेखक ये बताना चाहता है कि रखे पहलवान जो था वो सिर्फ पहलवानी के लिए पहलवान नहीं था, वो लोगों को दबाने के लिए पहलवान था। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो स्वीकार करता मैंने लगाया है। तो कैसे पता चलेगा? जिसने भी लगाई होगी ना, उसने अपने परिवार तक में नहीं बताया होगा कि मैं आग लगा देता हूँ यहाँ पर, यह लगाई है मैंने, ताकि किसी को पता ही ना चले। पर ये सोच सकते हो आप कि कम से कम रखे पहलवान का वो आदर तो नहीं करता होगा जिसने लगाया होगा, तो कौन होगा? मनोरी जैसे लोग ही होंगे, या मनोरी Yes, भी ma'am. हो सकता है, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने डर के मारे खिड़कियां ही बंद कर ली थी। ये रहस्य बना रहता है, क्योंकि तुम देख रहे हो इस कहानी की घटना इस तरह भी हो सकती थी कि गनी को सब कुछ मनोरी बता देता, लोगों को लगा भी कि लगता है बता देगा, लेकिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तू उसका जवाब खुद ही वो देता है। रखे पहलवान, जब लच्छे पहलवान कहता है कि क्या पता मनोरी बता दे उसे सब कुछ, उनको उसकी शामत आई है जो बताएगा, है ना? तो शामत तो किसी की नहीं आई है, कौन अपनी शामत को खुद बुलाएगा जो बताए? जब मनोरी ये कहता है कि चलो मैं तुम्हारा घर दिखा दूं, तो घर दिखाने से पहले वो ये भी तो कह सकता था कि क्या करोगे घर देख करके, और सारा वर्णन वो खुद ही बता देता, लेकिन नहीं बताया। ये तो वहां घर तो है ही नहीं, मलबा है, क्या करोगे देख करके?
तुम्हें देख करके तो बल्कि और दुखी होगा। तुम अपने परिवार के गम से जो बाहर आए हो, एक बार फिर से तुम उस गम में चले जाओगे। तो हो ये कहानी वो वहीं बता देता, उसका चित्र खींच देता वहां दिखाने की बजाय, पर दिखाने ले गया और दिखाने ले जा करके फिर जब वो अफसोस के रूप में वहां बैठ गया तो लेखक ही लिख रहा है, क्योंकि लेखक यही तो बताना चाहता है कि ये इतने बाहुबली थे कि किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि बता दे, जबकि मनोरी को सब कुछ पता था। अब लेकिन मनोरी बता नहीं सकता था, अब बता देता तो वो जिंदा नहीं बचता, इसलिए उसने नहीं बताया। आगे Speech on. 2, 0, 1, 2. Video player. Heading. Track position. Full screen. 18 minute. Next video. Forwards 10 set. Play. Button. Speech off. उसके गले में थोड़ा झाग उठाया जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौंकनी की सी आवाज निकली और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर को फैल गया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग से घर घराई आवाज में कहा, मगर वह वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की टांगें थोड़ी फैल गईं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी की बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले से अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूं, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां भी कुछ फैल गई थीं। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया? गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गईं। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमे गोइयां तेज हो गईं कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब बेदिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का, मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूद किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता।
मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ यह मिट्टी देखने आया हूं। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आईं। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई किसी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठ पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल हैं? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले पर झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा जानता है। चिराग वहां साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि ये नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब जान पर बन आई तो रखे के रोके भी ना रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियों सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कानों को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया तो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत बड़ी भरी नजर से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमे गोइयां चलती रहीं कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। अब तुम देखोगे कि गनी को मालूम नहीं है, इसलिए वो तो सोच रहा है कि जो रखे पहलवान जैसे लोग हैं
उनका वश ही नहीं चला होगा या उन्हें पता ही नहीं चला होगा और वो पहले की ही मोहब्बत के बारे में सोच रहा है कि सब कुछ वैसा ही रहा होगा और वो बाहें फैला देता है उसे गले लगाने के लिए। लेकिन जब रखे को उदासीन देखता है तो परिचय देता है, वो सोचता है पहचाना ही नहीं होगा। परिचय देने पर भी जब वो फिर भी उदासीन रहता है तो वो सोचता है कि शायद उसको दुख हो रहा है, इसलिए बैठकर बातें करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बड़ा भरोसा था उसको, तुम ही लोग नहीं रोक पाए। अरे ये समझदार भी तो नहीं था, नहीं तुम लोगों के जाके घर में ही छुप जाता। ऐसी ऐसी बातें करने से कहना चाहिए कि एक तरह से उसकी इंसानियत जो सभी के अंदर होती है, लेकिन लोग उसमें हैवानियत को ऊपर लाते हैं, बाहर लाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, इंसानियत को दबा देते हैं। तो इस समय इंसानियत उसके अंदर जिंदा हो रही है और जो हैवानियत है वो दम सी तोड़ रही है। बाद में जब वो देखता है कि जो जितने भी प्रभाव पड़ते हैं रखे पहलवान के शरीर में, कि उसको लगता है कि वो एकदम जैसे बीमार हो रहा है, जगह जगह कहीं दर्द हो रहा है, कहीं उलझन हो रही है, उसको सहारे की जरूरत है, कोई जो उसको सहारा दे, थोड़ा कहीं ले चले, लिटा दे, कुछ इस तरह से जब उसको लगने लगता है तो वो सोचता है गनी की दुख के कारण हो रहा है, तभी वो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो खुद ही कहने लगता है कि जो होना था हो गया, अब वो लौट तो नहीं सकता। अब ईश्वर इतना ही करे कि न्याय का फल न्याय में देता रहे, अन्याय का न्याय में दे और तुमको सेहतमंद रखे। उसको तो नहीं पता, इसलिए वो उसी लय में आशीर्वाद तक दे जाता है। और यहाँ पर आकर के ऐसा लगता है कि व्यक्ति की रुलाई ही फूट जाएगी, इतना ज्यादा कहानी जो है ना संवेदना से भर जाती है, पीड़ा से भर जाती है और फिर वो चला जाता है वहां से। तो रखी पहलवान जैसे लोगों का हृदय अगर बहुत आखिरी में परिवर्तित हो भी जाता है, मान लीजिए हो भी जाए किसी का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि पहले जिंदगी भर सारे कुकर्म करते हैं और मरते टाइम जब बीमार रहने लगते हैं, अपने वश में कुछ नहीं होता तो रो के दिखाते हैं, पश्चाताप करके दिखाते हैं और फिर हमारा धर्म और सब कुछ कहता है कि अब उसे माफ कर दो। लेकिन जिसका जो कुछ खोया है, जिसका जीवन बर्बाद हुआ है, जिसका धन बर्बाद हुआ है, जो बेघर हुआ है, जिसने अपने बच्चे खोए, क्या वो वापिस आ सकते हैं? क्या माफी और सॉरी इतनी सस्ती हो सकती है? तो ये सब भी विचार करने की बात है, क्योंकि यहाँ पर गुंडे बदमाशों को क्षमा करने के लिए बहुत प्रावधान है। परिवार में कोई पति जीवन भर सताता रहे पत्नी को, जीवन भर ढंग से जीने ना दे और फिर आखिरी टाइम पे अरे मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे माफ करना तू, लो हो गई माफी। इस तरह की माफियां चलती हैं। कोई कहेगा तुम अपने विद्यार्थियों को ये क्या पढ़ा रहे हो कि उन्हें माफ नहीं करना चाहिए? पर मैं सवाल करती हूँ, क्या युगों युगों हजारों हजारों साल तक अन्याय की यही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए कि कोई किसी के जीवन से चाहे जितना बड़ा तिरस्कार करे, चाहे जितना बड़ा दुर्व्यवहार करे, चाहे जितना दमित कर ले, बस एक बार ढोंग करके माफी मांग ले तो हो गई माफी? अरे जीवन जिसने बर्बाद किया है, जब वो बर्बाद कर रहा था तो ये सारा कानून, ये सारा समाज कहाँ सो रहा था? क्यों ऐसी शिक्षा दीक्षा है कि एक व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता रहे और सारा समाज मूक दर्शक बना रहे? क्यों उसके इतने हौसले बुलंद रहते हैं? क्यों नहीं कोई व्यक्ति इतना आत्मनिर्भर होता कि अगर उसने कहीं किसी तरह से भी कानून या व्यवस्था को इसकी जानकारी दी तो फिर वो काम कानून का है कि कोई व्यक्ति शोषित ना होने पाए। मैं खुद देखती हूँ, मेरे पड़ोस के कई लोग हैं, कभी कुछ मेरे साथ करते रहते हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई पुरुष तो है नहीं ऐसा बाहुबली पहलवान वाला
कि जो जा करके इनको 2-4 लगा दे और ये सीधे बने। जिनको जो लगाने वाले होते हैं उनसे तो वो चाहे कुछ काम भी करा लें, बिगाड़ भी करा लें तो लोग कर देंगे। तो एक बार मैंने पुलिस ही बुला ली, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पर ये तुम्हारे पड़ोस का मामला है, हम क्या करें, अपना बैठ के बात कर लो। अगर बैठ के बात करने से कोई बात सुन रहा होता तो तुम्हें किस लिए बुलाते। तो ये हाल है। और बल्कि जितना ही पुलिस को लिख कर दो, कुछ करो, पुलिस हमारे लिए तो कुछ नहीं करेगी, बल्कि और लड़ाइयां बढ़ेंगी और दुश्मनियां बढ़ेंगी और क्लेश बढ़ेगा। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था ऐसी है कि जिसका जब मन हो, जिसको जिसको जो कमजोर समझता हो, वो उसके लिए कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेगा। तो ये सब चीजें विचार करने की है कि ये सब इस तरह से कैसे निर्द्वंदता से होता रहता है। कोई कहेगा कि ये बात तो उस समय की है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहां भी मारकाट हो रही थी, यहाँ भी मारकाट हो रही थी, सरकार के नियंत्रण से स्थिति बाहर थी। ये सही है, लेकिन ये नफरत के बीज क्या एक दिन में बोए गए? किसने बोई ये नफरत के बीज? एक के बोए तो नहीं होता है, ना जाने कितनों ने बोए, तभी तो ये सब हो सका। क्यों ऐसा लगा, क्यों हिंदू और मुसलमान को ऐसा लगता रहता है कि हम एक दूसरे के साथ सुरक्षित नहीं है ना? तो ये शिक्षा दीक्षा संस्कारों की कमी ही तो है, चाहे वो किसकी तरफ से कमी है। अभी मैं इस बात पे नहीं जाती, लेकिन कम तो कोई नहीं। Oh my God, किसका फोन आ रहा है? Speech on. Delivery personnel. Remind me. Decline. Message. Answer call. Button. हेलो, हाँ भैया, हाँ ले लीजिए ना, घर आके आते तो रहते हो। अरे बिना रास्ता के थोड़े ना आते हो, बिना रास्ते के थोड़े ना आते। तो भैया तो अब हम क्या करें, हम भी अब Video player. Heading. जिसका जब मन हो अचानक से बोल। तो गर्ल्स बहुत ये थोड़ा सा वो डिलीवरी पर्सन का कॉल था, ले ही लेगा अपना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई कुछ सवाल है आपके? गर्ल्स, नो मैम। नो मैम। गर्ल्स तुम लोग भी पढ़ते हो अपने आप कि नहीं पढ़ते हो? यस हाँ वो दे दो मैम। अभी। यस मैम। तो मैम पढ़ते ये हो तो पढ़ लिया था पूरा। क्या कह रहे हो? मैम ये पढ़ लिया था पूरा। अच्छा, तो बस थोड़ा सा रह गया है, उसको भी पूरा कर देती हूँ और फिर तुम्हारे प्रश्नों के बारे में देख लेंगे। Vertical scroll bar. 6 page. Assistive touch menu. Video player. Heading. Track position. Full twit. Next video. Forwards. Play. Button. Speech off. कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वह। रखे मरदूत का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी से गुत्थम गुत्था हो गईं। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहां बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया।
तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती ना होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुर दुर दुर्रे, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को मां की गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया, तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट गया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। अब कहानी जहां पर लगभग अपने संघर्ष को समाप्त करती है, जहां पर जो समाप्ति वाला स्थल है, प्लॉट है, जो कहानी जिस तरह से समाप्ति की ओर बढ़ी है, उसमें दिखाया गया कि रखे पहलवान अब उसकी पहलवानी के गुण वगैरह की जगह वैष्णो देवी की यात्रा की बात कर रहा है। अब वो उस ज्यादातर उन ट्रिक की बात नहीं करता, वो सब नहीं सिखाता रहता कि कैसे कैसे दांव पेच लगाने, बनाने, करने हैं, सीखने हैं और क्या क्या किस तरह से उसके गुणों को विकसित किया जाता है पहलवानी की। वो वैष्णो देवी की बातें करता है। भैंस भी अब एक पंडित की बंधने लग गई है। कौवा उसके यहाँ बैठा, जो एक कहा जाता है ना, कौवे का बैठना अशुभ सा है। कुत्ता भी भौंकता है उसकी तरफ, मतलब जैसे अब उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है। पर उसकी अहमियत कब खत्म हुई? जब उसने अपना बाहुबल छोड़ दिया। तो अगर ऐसे में जब किसी का बाहुबल या तो वो खत्म हो जाए या खुद ही वो छोड़ करके शांत हो जाए, या अब उसको किसी का समर्थन न रहे, तब परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाएं। इससे किसी का भला नहीं होता। परिस्थितियां तो उस समय विपरीत होनी चाहिए जब वो पूरे ताकत की जोर से विकास कर रहा था लोगों के विनाश के लिए। जब उसका विकास लोगों के विनाश के लिए हो रहा था, तब सब कोई डर रहा था, तब सब कोई सहम रहा था, तब कोई कानून नहीं था। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो सरकार के नियंत्रण से स्थितियां बाहर हो जाती हैं, तो सरकार के नियंत्रण से बाहर होना भी जो कुछ हो, क्योंकि हमेशा सरकार से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है समाज। सरकारों के पीछे समाज नहीं चलता। समाज ठीक है, बल्कि सरकारें चलती हैं समाज के पीछे। तो ये जो हमारी धार्मिक उन्मादता है, चाहे हमारी राजनीतिक कमजोरियां हैं, चाहे हमारी सामाजिक व्यवस्था की कमजोरियां हैं, जिसमें ताकतवर और कमजोर का अंतर है, छोटी जाति बड़ी जाति का अंतर है, स्त्री पुरुष का अंतर है, बेटा बेटी में अंतर है, बहू बेटे में अंतर है, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारी सामाजिक सोच और सामाजिक व्यवस्था की कमियां हैं कि इन सब
कुछ के बीज हम बोते हैं, हम सींचते हैं, पर हम कौन हैं? क्या हम अगर हम लड़कियां पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, तो क्या हमें इतनी ताकत मिली है कि जो हम ही सब कुछ बदल देंगे? पर मिली तो नहीं है, पर हमें इसे हासिल करना है कि जो ऐसी व्यवस्था है कि कोई एक श्रेष्ठ धर्म के पक्ष में व्यवस्था रहेगी, वो जो कुछ कहेगा फिर वो होता रहेगा, या फिर पुरुष निर्णय करेंगे कि स्त्रियों को ऐसे जीना है, या स्त्रियों को ही ताकत मिल जाए तो वही पुरुषों के लिए गड्ढे खोदने का काम करें। ये चीज नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में, हमारे विकास में वो ताकत आनी चाहिए कि जिसमें इंसान हो, जानवर हो, सबके अधिकार मिल सके। हमको स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक अगर हम यही देखें कि 75 साल पहले की जब हम घटनाएं पढ़ते हैं तो उसके चिन्ह आज भी मौजूद हैं, तो फिर हम किस चीज का विकास कर रहे हैं? क्या इतना ही विकास काफी है कि लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है और उन्हें पढ़ने का अवसर मिल रहा है? इतना तो 10 साल तक मिल गया था, तो हमें फिर इसके बाद और अधिक आगे बढ़ जाना चाहिए था, और अधिक मानवीय होना चाहिए था, और अधिक मानवीय समाज बनना चाहिए था, जो कि अभी नहीं बन पाया है। बहुत सारी वही सब रूढ़ियां मिलती जा रही हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी नौकरी पे चला गया, बहुत बड़ी किसी भी पोस्ट पर पहुंच गया, किसी भी पद पर पहुंच गया, तो वो ये देखता है कि अब मुझे इससे कितना लाभ कमाना है और किस किस कैसे कमाना है। तो वो लाभ चाहे किसी की हानि करके ही मिले, किसी को नुकसान पहुंचा के ही मिले, किसी को पीछे ढकेल कर ही मिले, पर मिल जाए, ये पद्धति खत्म होनी चाहिए। तो ये एक स्वतंत्रता पूर्व की कहानी है, बल्कि कहना चाहिए स्वतंत्रता के बाद की कहानी है, लेकिन लगभग गणतंत्र लागू होने से पहले की घटना है। अब जब गनी आया है तो गणतंत्र लागू है, सारा कानून व्यवस्था है। अब इस तरह की हरकतें अगर करी जाएंगी तो पुलिस व्यवस्था इसे कंट्रोल कर लेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रखे पहलवान की दहशत तो थी ही, तभी तो गनी बता नहीं पाया। गनी के लिए पड़ोसी सोचते हैं कि ये बता क्यों नहीं दिया, कोई और ही उसको बता देता। आज भी तो ऐसी बातें फैल रही हैं कि अरे मुसलमान बच्चे पकड़ने आते हैं, वो पकड़ के ले जा रहा था, ना देखा होता तो पकड़ ही ले जाता। अब क्या ये इन बातों के लिए भी कोई पुलिस देखेगी? ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हम लोग एक दूसरे से नफरत किए बिना अपने को श्रेष्ठ समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये व्यवस्था तो आज भी लगभग जीवित है। तो इस कहानी की ये प्रासंगिकता है कि ये व्यवस्था जीवित है, और इसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम अगर विद्यार्थी जीवन से ही सही गलत का फैसला समझ सकेंगे और हम गलत व्यक्तियों का साथ देना छोड़ेंगे, गलत व्यक्तियों का समर्थन करना बंद करेंगे, हम खुद भी शोषण सहना बंद करेंगे, शोषण का विरोध करेंगे, हम कम से कम उसकी आलोचना करेंगे, तो एक ना एक दिन ये चीजें कम होती चली जाएंगी और सही चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, उसकी संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी और हम एक अच्छी व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। तो ये कहानी तो खत्म होती है। अब तुम्हारा कोई सवाल हो तो बताओ, नहीं तो प्रश्न तो तुम्हारे नई क्लास में नए तरह से फिर से नए फ्रेश मूड से करेंगे, ताकि तुम फिर और कुछ तुम भी थोड़ा बहुत अपना आत्ममंथन करके आओगे तो और बढ़िया सा डिस्कशन हो सकेगा। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो बताओ। मैम, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत गंदी है। तो मैम, आपने कस्तूरबा केस सुना है अभी जो उस लड़की के साथ में हुआ है? गर्ल्स क्या पता सुना भी हो और भूल गई हूँ, क्योंकि और मैम ये तो बहुत चर्चा का विषय रहा है। मतलब वो जो है वो गरीब फैमिली थी और उसके पापा थे और उनकी 2 लड़कियां थी, उनकी मम्मी नहीं थी। तो उन्होंने अपना मतलब
जो है वो मतलब अपनी बड़ी लड़की की शादी करना चाहते थे उसके पापा। तो वो मतलब उनके मतलब पास वाले पड़ोस में एक लड़का उस लड़की से प्यार करता था, उनकी बड़ी लड़की से। तो फिर वो मतलब उससे शादी नहीं करी उसने, और वो 16 साल की जब थी तो उसके पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दी। तो इस चक्कर में जब वो लड़का 12 साल का था, तो जब वो मतलब 20 साल की लड़की तो कर दी उसकी शादी। तो जब 16 साल का लड़के ने देखा कि उसकी शादी भाई दूसरे लड़के से कर दी, तो इसके चक्कर में वो मर गया, मतलब उसने खुदकुशी कर ली। और जब उसने खुदकुशी कर ली तो उस फैमिली ने सोचा कि इस लड़की की वजह से हमारे लड़के ने खुदकुशी करी है। तो वो मतलब उसको एक टाइम मिला जब गणतंत्र दिवस पर उस लड़की को बाहर मतलब वो मिले सारे फैमिली के, और उसमें उसको मुंह पे काली पोती है, उसके गले में उसका रेप करवाया और उसके गले में जूते चप्पल की माला पहनाई। इस तरीके से उसे बेइज्जत की। लड़की को। यस मैम, लेकिन जब ये केस छोटा था ना तब भी उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी कि वो लड़का ना हमारी लड़की के पीछे पड़ा है, लेकिन तब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब इसका नहीं, रेप हो गया। ये जो तुम बता रहे हो काले काले पोत ना, ये लड़के के लिए को किया गया कि लड़की को? मैम लड़की को किया गया गणतंत्र दिवस पर। इसी गणतंत्र दिवस पर? यस मैम, आपको नहीं पता मैम, पूरे देश में मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि देखो मैं इतना सारा नौकरी के ही सारे काम इतने हो जाते हैं ना कि जैसे बिजी रहे, और ऊपर से जैसे कोई चीज न्यूज में बताई जाए वो तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मैं टीवी नहीं देखती, मुझे टीवी में कोई रुचि नहीं है। तो बस तो मैम गणतंत्र दिवस पर ये चीज हुई, और पूरे देश में मैम जो महिला अध्यक्ष है वो महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति महिवाल, उन्होंने भी इस पर बहुत दुख यस मैम, उन्होंने भी इस पर बहुत दुख जताया। और केजरीवाल जी ने भी कहा कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और अब उसकी फैमिली को सुरक्षित जगह पर रखा गया है। तो ये लड़की के साथ इसलिए किया गया कि लड़की के कारण उनके लड़के ने सुसाइड किया है? यस मैम, यस मैम। बताओ। मैम फिलहाल तो मैम उन्हें कानूनी सुरक्षा दी गई है ताकि मैम उनकी फैमिली पर दोबारा अत्याचार ना हो, क्योंकि मैम उसकी जो दूसरी बहन है उसकी अभी शादी नहीं हुई, और उसके जो पापा हैं वो पैरालाइज्ड हैं। और जो लड़के ने सुसाइड कर लिया था, तो उसने सुसाइड तो इसलिए किया ना कि उसके पेरेंट्स ने शादी के लिए यस नहीं कहा था? नहीं मैम, वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी, जो इनकी लड़की थी ना बड़ी, वो उसे पसंद नहीं करती थी। और लड़का पसंद करता था? हाँ यस मैम, तो लड़की ने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे को परेशान मत करो। तो उसने इस चक्कर में सुसाइड कर लिया, वो 16 ही साल का था। अब इसका मतलब तो उसके जो पेरेंट्स हैं जो लड़के के, कायदे से उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि तुमने यस अपने लड़के मैम, को ये संस्कार क्यों नहीं दिए? हमारी आपने सही कहा है, बिल्कुल हमारी कानून व्यवस्था सही नहीं है, इस नहीं, वजह से हमारी जब परिवारों की संस्कार व्यवस्था भी सही नहीं है। देखिए, कानून बनाने वाले ये जो नेता हैं, ये कहाँ से चुन के जाते हैं? हमारे तुम्हारे परिवारों से चुन के जाते हैं ना, और ज्यादातर तो पुरुष ही होते हैं कि नहीं होते? तुम देख लेना कि जो छोटी पोस्टें हैं, यहाँ पर तुम्हें स्त्रियां ज्यादा मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे संसद और लोकसभा की गणना करना, तुम देखोगे कि स्त्रियां 1/3 से कम ही निकलेंगी। तो ये सब कहाँ से चुन के जाते हैं? परिवारों से। तो लड़कों को संस्कार ही कितने दिए जाते हैं, और उन्हीं लड़कियों का सम्मान होता है जो लड़कियां पुरुषों की भाषा बोलती हैं। कानून में चले जाना, जो पुलिस, चाहे पुलिस हो, चाहे तुम इलाज की क्षेत्र में देखोगे, चाहे डॉक्टर हो, कोर्ट में देख लो, चाहे वकील और जज हो, सब वो भाषा बोलते हैं जो पुरुष व्यवस्था ने बना रखी है। औरतों भर की भाषा, औरतों के हित में जब कोई बोलता है ना, तो उसको बेवकूफ समझा जाता है। तो ये कमियां जब हमारे यहाँ संस्कारों से, मान लीजिए तुम्हारा या मेरा भाई है और हमने उसको यही संस्कार दिए हैं क्या रे, औरतों को ना ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, औरतों को ज्यादा जवान नहीं चलनी चाहिए, औरतों भले नौकरी करें, पढ़े, सब कुछ करें, लेकिन टाइम पे घर आए, खाना पीना बनाए, बच्चे भी देखें, सफाइयां भी करें। नहीं कर पाती है तो ना करें नौकरी, कोई जरूरी है उनके लिए? अगर यही व्यवस्था है, ठीक है। अगर लड़के को तो हॉस्टल में रह के पढ़ाना है, लेकिन लड़की को तो घर पे ही पढ़ाना, भाई लड़की अपने आंखों की नजरों के आगे ठीक लगती है। तो Yes, अगर ma'am, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो अगर वो एक
जब बड़ा अफसर बनेगा या नेता बनेगा, आईएएस अधिकारी बनेगा, यहाँ तक कि और छोड़ दीजिए, वो प्रोफेसर भी बनेगा तो मेरी वाली भाषा नहीं बोलेगा, वो लड़कियों को यही बताएगा, लड़कों को यही सिखाएगा, नहीं सिखाएगा तो देश कैसे बदल जाएगा। तो बात यह है कि इस पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि तुमने अपने लड़के को ये क्यों नहीं सिखाया कि प्रेम जो है ना अंदर से उपजता है और प्रेम सम्मान करने की वस्तु है। अगर तू प्रेम करता था तो उस लड़की का हमेशा उस सम्मान करता रहता, उसकी इज्जत करता रहता, उसके मन में नहीं अगर वो पसंद करती थी उसे, तो वो अगर चाहती थी कि तुम मेरे सामने ना आया करो तो भैया हम तुम्हारे सामने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो मैंने वो सब पब्लिक के सामने हुआ, लेकिन है ना पब्लिक ने कुछ भी नहीं किया जब उस लड़की के साथ में ये हो रहा था। कितनी गंदी बात है मैम। तो पब्लिक में देखो, पब्लिक में दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर वो लड़का किसी बाहुबली परिवार का था तो नहीं बोलेगी, और दूसरी बात ये कि जो लोग यहाँ पर, एक तो लोग किसी के लिए भी मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते, और दूसरी बात ये कि जो लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे कैसे, क्योंकि वो तो खुद ही ऐसे ही परिवारों के संस्कारों में पल रहे हैं, तो कौन बोलेगा। अभी पीछे मेरी मतलब शायद 3-4 महीने हो गए होंगे, मेरी एक फ्रेंड है असम में, वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, प्रोफेसर ही है। तो मैंने अचानक उसको फोन किया, उस दिन उसका बहुत मन खराब था, तो मैंने कहा क्या हुआ जुनाली, तू आज परेशान लग रही है। उसने बताया कि किसी लड़के ने, जो कि लड़की से अपना कुछ होगा उसका, और उसने एक आध बार डांट वाट दिया होगा उसको कि मेरे पीछे इसी मत लगा करो, नहीं मैं कंप्लेन कर दूंगी, कुछ इस तरह का। तो उसको ऐसा मतलब बोटी बोटी करके काटा हुआ है, कई लोग देख भी रहे होंगे लेकिन कोई बोला नहीं। कह रही, और वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी मेरी, मतलब उसको वो पर्सनली जानती थी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसकी क्लास की में उसने कभी पढ़ाया भी होगा। तो वो बहुत ही अपसेट थी, कह रही थी कि अ, सारी चीजें हमने करी हैं, कॉलेज ने भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है कि वो लड़की अच्छी थी, और पुलिस को बता सारा कुछ दर्ज हो गया है। अब मुझे एक एक बात तो याद नहीं है क्योंकि 4-6 महीने हो गए, क्योंकि उसकी बातें सुन करके ना खुद इतना सदमा लग गया कि आगे की बातों पर दिमाग ही नहीं जा रहा था कि उसने कैसे भरी रास्ते में बारिश कुछ आ रही थी और ऐसे में वो आई, और आते ही उसने झपट करके जहां पर उसको बस का वेट करना था वहीं पर ये सब कांड कर दिया। तो आगे तो दिमाग ही शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर लड़कों के इतने हौसले होते क्यों हैं? ये कोई नई बात नहीं है कि लड़के इस तरह के हौसले करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि जब पेरेंट्स ये घटना को जन्म दें कि तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण क्या मतलब? तुम्हारा लड़का जैसा भी था, नालायक, गधा, हरामी, जैसा भी था, उस वो अगर तुम मुझसे प्रेम करे तो मेरी ठेकेदारी है कि मैं उससे प्रेम करूं, शादी करूं। ये कैसे संस्कार है तुम्हारी? तो केजरीवाल ने लड़की के पेरेंट्स को सुरक्षा दी है, ये अच्छा है, लेकिन उसके पेरेंट्स के खिलाफ कोई कार्यवाही अगर नहीं हो रही है तो ये बहुत ही गलत होगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अभी तो वो गिरफ्तार है, उनके ऊपर केस चला हुआ है अभी बिल्कुल तक, उनके ऊपर जांच चल रही चलना है। चाहिए, और बल्कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल आप भी एक बार गूगल करके देखना कस्तूरबा केस और का। मैं कर क्या लूंगी, बात तो यह है ना, एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी, पर उसका करें क्या? दिक्कत तो ये है ना कि हमारे वश में सिर्फ जागरूकता फैलाने के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है कि उनके खिलाफ केस हुआ है, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि जितनी ताकत कानून में है उससे ज्यादा ताकत समाज में है। समाज को जागरूक बनने की जरूरत है। तभी मैं बोल रही हूँ कि 75 साल हो गए, लेकिन अभी समाज के जो सत्ताधारी हैं, वो सत्ता कई तरह की है हमारे यहाँ। धर्म की भी एक बहुत मजबूत सत्ता है जो धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाती है। इन सब के बारे में समाज को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि धर्म गुरुओं को, इन धर्म के नाम पर फलाने बाबा, फलाने महाराज, फलाने महंत फैले हुए हैं, इन्हें कौन आगे बढ़ाता है? समाज के लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसकी जगह एक अच्छी शिक्षा आए तो ज्यादा सुधार हो सकता है। इसीलिए मैं
कोई भी चीज पढ़ाती हूँ, कोई भी जब साहित्य पढ़ाती हूँ तो उसके चारों तरफ के नजरिए को देखती हूँ कि, और वो सब अपने विद्यार्थियों को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो ये कानून व्यवस्था थी, इसको अगर हम सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाएंगे कि उस समय आपसे दंगे हो रहे थे इसलिए ऐसा हो गया, तो तुम इसकी सार्थकता तक नहीं पहुंच पाओगे। ये देखने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था बनी हुई है, तब भी क्या लोगों की सोच पर फर्क आया है, और अगर आया है तो कितना आया है। तो इतना ही आया है कि सरकार तक बात पहुंच गई है, और इतना आगे बढ़ने के बाद पहुंची है। सोचो जरा कि इतनी बड़ी घटना जो होती चली गई, कि काली पोती गई, उसे घुमाया गया, ये कितना कुछ होने के बाद, पहले ये घटना जब शुरुआत हुई होगी तो यहीं से नहीं हुई होगी, लेकिन जब तक छोटी मोटी बात रहती है तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं करती, पुलिस एफआईआर ही नहीं करती। पुलिस, आप ये समझ लो किसी के घर चोरी हो जाए तो भी आसानी से कोई एफआईआर नहीं करा सकता, किसी के यहाँ कोई छेड़छाड़ हो जाए तो भी आसानी से नहीं करा सकता। हर चीज के लिए पुलिस कहती है प्रूफ दो, जबकि प्रूफ जुटाना पुलिस का काम है। जब कोई कह रहा है तो उसे नोट करो और प्रूफ देखो कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उसे ढूंढो, देखो ईमानदारी से। यस मैम। तो खैर, ये अच्छी बात है कि उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, क्योंकि ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। हद है, ऐसे ऐसे लोग समाज में ही रह रहे हैं, सबके बीच में। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। सोचिए जिनके मन में इतना बड़ा फितूर था कि अपने लड़के को नहीं समझा सके, अपने लड़के को सही संस्कार नहीं दे सके, और दूसरे लड़की पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं उसके मरने के बाद तक, तो ऐसे लोगों ने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए होंगे पीढ़ियों से। तो बस, यस मैम। और किसी का कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है, सवाल ना सही, नहीं तो फिर मैं अटेंडेंस ले लूं और फिर यस मैम। ठीक है, लेती हूँ। JAWS Professional. Opt to 6.1.